नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा आप सभी का पुनः उड़ान IAS एकेडमी के इस डिजिटल मंच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा तो मैं आप लोग को जानकारी दे देता हूं कि हमारा ये जो पॉडकास्ट प्रोग्राम चल रहा है बहुउद्देशीय प्रोग्राम है जिसमें आप लोग को मोटिवेट करना इसकी पहली वरीयता है। आज मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरी बाईं ओर श्री भीखम साहू सर बैठे हुए हैं। आप लोग, स्वागत है सर आपका। आप लोग इनको कई बार देख चुके हैं। आमरण अनशन के दौरान आप लोगों ने इनको देखा होगा। इसके अलावा कई बार जब हम लोग अलग अलग स्टंट कर रहे थे, स्टंट बोलना थोड़ा सा अलग रहेगा, हम लोग संघर्ष कर रहे थे भिक्षावृत्ति का जो हम लोग ने प्रोग्राम चलाया था, झाड़ू लगाने का, तो सब सर वो सब प्रोग्राम को आगे से फ्रंट से होकर के लीड कर रहे थे। ये प्रोग्राम इसलिए भी खास होगा, ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास होगा कि कई लोग मैं देखता हूँ क्लासेस में और बाहर भी मेरे से टकराते हैं, बोलते हैं कि हम लोग की एज इतनी हो गई है और SI का फिजिकल इतना कठिन होता है, लिखित परीक्षा तो जैसे भी तैसे पास कर लेंगे, लेकिन इतनी एज में आने के बाद दोबारा हम लोग क्या फिजिकल के लिए कैसे कर पाएंगे, मतलब फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो सब आंसर आप लोग को आज साहू सर बताएंगे। सर आर्मी में भी रहे हुए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा अनुभव लेकर के आप लोगों के समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्रश्न रहेंगे, सर के जवाब रहेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग आपसे शेयर करेंगे आज। तो बिना देरी किए चालू करते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत आपका। सर इसमें सबसे पहला मेरा ये सवाल है सर कि इतनी एज में आने के बाद आपको ये नहीं लगा कि मतलब जैसे कि आप बताए थे कि मैं आर्मी से रिटायर थे आप, तो अब मेरे को घर में रह के आराम करना चाहिए, तो पेंशन तो आपकी आ ही रही थी, तो इस फील्ड में आने का, दोबारा तैयारी करने का, दोबारा देश की सेवा के लिए जाने का, ये मतलब कैसी इच्छा थी आपकी? क्या आपका मन हुआ? कहाँ से आप एक ट्रिगर पॉइंट था कि आप वापस सर्विस में आने का सोचें? मैं इसके विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जो दुनिया है, इस दुनिया में फ्री में पैसा मिल जाए तो आदमी सारा काम बिस्तर में लेटे लेटे रिमोट से कर ले। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरियां हैं जो हमको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आर्मी से आने के बाद भी हमको काम करने की आवश्यकता क्यों है, तो ये है कारण है कुछ कि हमारे जो सपने हैं, हमको अपने सपने पूरे करने हैं और बहुत सारे कारण हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमको ये काम करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आर्मी से आए तो हमको, हाँ सोचते हैं कई सारे लोग कि आर्मी से आए तो चलो कुछ दिन अब एक वर्दी वाली नौकरी करके आए हैं तो दूसरी वर्दी वाली नौकरी में ना जाएं। पर वो होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, थॉट्स होते हैं दिमाग में कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है आगे, है ना। तो जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं कि मुझे क्या करना है, तो फिर ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा चीज कठिन है या कौन सा मतलब वो है। जैसे मैं इसके उदाहरण में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय राइफल्स के जो कमांडोज होते हैं, है ना, NSG कमांडोज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडोज होते हैं, वहां पर क्या होता है, उन लोगों को बुलाया नहीं जाता, वो लोग वॉलेंटियर्स होते हैं और वो वॉलेंटियर्स होते हैं और उनको पता रहता है कि हम वो वॉलेंटियर्स हैं कि जिनको 2 महीना 3 महीना बहुत ढंग से रगड़ा जाएगा, फिजिकली मतलब बहुत क्रूरता के साथ उस स्टेप से उनको गुजरना होता है। उसके बाद कहीं जा करके वो कमांडोज बनते हैं, उसके बाद भी वो वॉलेंटियर्स होते हैं। आप सोचिए, तो जहां आपके सपने हैं कुछ करने के लिए और आपने सोच रखा है, तो फिर उसको करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जी सर। सीधे जो सबसे ज्यादा मेरे मन में आता है सवाल, मैं वो सवाल आपसे करता हूं कि 5 चरण का एग्जाम था सर, इसमें ठीक है सर, लिखित परीक्षा में उतनी दिक्कत नहीं जाती है कि बैठ के पढ़ना है, ऐसा सब लोग सोचते हैं, हालांकि वो भी चीज हमारे में कठिन थी। प्री था, मेंस में 3-4 पेपर थे। तो फिजिकल जो है सर, फिजिकल इतनी एज में फिजिकल की तैयारी करना और उसको क्वालिफाई करना, सर आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए थे? हमारे जो ऑडियंस है, आप आप उनको बताइए ताकि उनको ऐसा लगे कि नहीं, इतनी एज में भी फिजिकल आसानी से निकाला जा सकता है ना। तो क्या आपकी रणनीति रही थी सर? क्या आपकी मनोदशा रही थी? आप शेयर करेंगे सर।
देखिए, फिजिकल के लिए मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि फिजिकल करने के लिए जो है सोच की जो अलग अलग भिन्नताएं हैं लोगों में, कि कोई ये सोचता है कि मेरा पहले मेंस निकल जाए उसके बाद फिर मैं फिजिकल का तैयारी करूंगा, और कुछ लोग पहले से तैयारी करते रहते हैं। मेरे साथ में ये हुआ कि मैं बच्चों को जो है निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह ये इन सारे चीज़ों में था, मैं तो बच्चों को सिखाता भी था, ग्राउंड मेरा डेली वर्क था जाने का, तो वो तो था ही। उसके अलावा जब मैंने देखा कि इतने में काम नहीं बन रहा है और समय बहुत कम बचा था मेंस निकलने के बाद फिजिकल के लिए, तो मैं बहुत कठिन मेहनत किया और 1.5 महीने में लगभग 10 किलो वजन कम किया मैं। और बहुत लोगों को ताजुब होता है कि 1.5 महीने में 10 किलो वजन कम करके फिजिकल देना बड़ी बात है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आप ठान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इच्छा शक्ति सर, इच्छा शक्ति, संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक ताला होता है, टूटना मंजूर है पर किसी दूसरे चाबी से खुलना मंजूर नहीं है। तो संकल्प आपने कर लिया है कि इसको निकालना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। बारिश होती थी जिन दिनों हम फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तो हल्की फुल्की बारिश होती थी, मैं रेनकोट का अपर पहन के निकल जाता था दौड़ने के लिए। काफी सारे जो में भी आप दौड़े? हाँ, काफी सारे जान पहचान वाले जो लोग थे वो हंसते थे, बोला इतना जरूरी है क्या, है ना। और कई सारे हमारे मित्र भी थे जिन्होंने देखा कि बोला क्या इतना जरूरी, मजाक भी उड़ाते थे। और उसका रिजल्ट ये है कि उन भाइयों का मेंस में मेरे से काफी ज्यादा नंबर था, लेकिन फिजिकल में वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए रह गए, वो लोग बाहर रह गए। जी सर, तो मतलब यही है कि अगर आदमी मन में ठान ले, मतलब मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, तो आपको पहले मन मजबूत करना पड़ेगा, चाहे आपकी एज कितनी भी है, आपका हेल्थ कैसा भी है। बिल्कुल, एज डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि एज डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो सोचते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो सोच हमारे शरीर को तैयार करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से। और हमारे बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि जो यंगस्टर, जो जवान, जो युवा लड़के हैं, उन लोगों से भी फिजिकल नहीं हुआ है। तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें, खाने पीने पर, और ये सोच के कभी अपना अभ्यास ना करें कि टाइम्ड करके। आप नॉर्मली जो है अपना स्पीड मत मापिए, आप सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाइए। पहले दिन जैसे सर्कल पे आप दौड़ रहे हैं, ट्रैक पे 2 चक्कर लगाइए, 3 चक्कर लगाइए, 4 चक्कर, धीरे धीरे अपना चक्कर बढ़ाते जाइए। जहां आपको 1500 मीटर के लिए आपको 4 चक्कर या 5 चक्कर की आवश्यकता है, आप 8 चक्कर 10 चक्कर लगाइए। आपके पास स्टेमिना रहेगा जब ज्यादा डिस्टेंस रन करने का, तो शॉर्ट डिस्टेंस को आप बहुत स्फूर्ति के साथ निकाल लेंगे, और आपका स्पीड कब बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप स्पीड को देखिए ही मत, आप दौड़ते रहिए, बस धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहिए रनिंग में, तो स्टेमिना बढ़ेगा और हो जाएगा। और संकल्पित होकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जी सर, मेरी भी रणनीति कुछ ऐसे ही रही थी सर, स्टेमिना एकदम शुरू में कम था, धीरे धीरे करके बढ़ाता गया मैं। खैर सर, इसमें 5 चरण था सर एग्जाम में जी ना, आप जो प्रीलिम्स, मेंस भी इतना लंबा चौड़ा, फिजिकल सबसे बड़ा चैलेंज जिसको अपन बोल रहे हैं सर, उसके बाद इंटरव्यू। और सबको पता है सर कि इस एग्जाम में मतलब जितनी देरी हुई है आज तक के किसी एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के परीक्षा के एग्जाम में, मतलब इतिहास में किसी एग्जाम में इतनी देरी नहीं हुई थी। इस समय सर आपकी एज भी बहुत ज़्यादा थी, तो आप कैसे धैर्य थाम के रखे थे सर? कैसे मतलब आप कैसे अपने आप को जोड़ के रखे थे कि नहीं छोड़ूंगा नहीं बोल के, ये जो रहता है, ये छोड़ूंगा नहीं वाली जो भावना थी, वो क्या था सर आपका? एक तो कई सारी चीजें हैं इसमें। जी सर। एक हमारे साथ ऐसा था कि हमारे ऑप्शंस जो थे, जितने भी हम लोग रिटायरमेंट, जैसे मैं 2018 में रिटायरमेंट लेकर के आया, उसके बाद पीएससी कोचिंग ज्वाइन किया, तैयारी किया, पढ़ाई लिखाई किया। पीएससी भी तैयार किया आप? जी जी, रेलवे पीएससी का भी एग्जाम दिया हूँ। रेलवे में अपना स्टेशन मास्टर के लिए बस कुछ नंबरों से मैं पीछे रह गया, भूतपूर्व सैनिक कोटा से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और जहां पर सफलता नहीं मिली, लेकिन ये एक ऐसा चीज था जहां पर मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ पर डेफिनेटली सफल हो रहा हूँ। ये सिनेरियो दिख रहा था, लेकिन ये जो समय लग रहा था बहुत सारा, तो उसमें
ये था कि इसको किसी न किसी तरीके से हमको चाहे लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हमको ये निकालना है। ये तो संकल्पित था मैं शुरू से ही, क्योंकि हमारे बाकी के रास्ते बंद थे। अब इसके बाद ऑप्शन कम है हमारे पास, जैसे बेटर पूर्व सैनिकों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 साल का होता है, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होता। वैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे काम थे। इससे पहले मैं एक कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का ट्रेनर भी रहा हूँ अंतागढ़ में। फिर हमारा जो कांकेर का एक विद्यालय है, सन स्कूल सूर्योदय विद्यालय, जो पुराने राजा लोगों के वहाँ का उनके द्वारा संचालित है, वहाँ पर हेडमास्टर भी रहा हूँ मैं। तो वो सारा चीज मैं छोड़ करके वो छोड़ चुका था जब मैं ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी में आया तब। तो अब ऑप्शन नहीं था, और वो सारे जॉब प्राइवेट जॉब है, तो इसलिए ये जरूरी था और इसमें भिड़ा था मैं। सही है सर। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत सारा काम कर रहे थे, तो आप मोटिवेट रहे कि नहीं ठीक है, मतलब जीवन को नीरस नहीं रखना है ऐसा। क्योंकि अगर आप अपना ऑप्शन ए सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या फिर कांस्टेबल की अपन तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है वाकई में कि अगर अपने पास ऑप्शन बी है, ये नहीं तो ये सही, तो ऐसा नहीं कि अपन ऑप्शन ए हमारा कमजोर हो जाएगा, बल्कि मेरे को लगता है कि ऑप्शन ए और मजबूत हो जाएगा। मतलब ऐसा मजबूत हो जाएगा कि अब जब गिर भी जाएंगे तो अपने पास जब विकल्प है, तब अपन क्यों ना एनर्जी जो हमारी 90% लग रही थी उसको 100% दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा था कि कर लेंगे, बहुत कुछ है। तो वही सर, मैं भी एक चीज ये बोलूंगा सबको माइक में कि इस मंच से, कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको अपने सर पर हावी होने मत दे कि अगर ये नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, या फिर मेरे को लोग दुनिया क्या बोलेगी, मेरे को जज करेगी। है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। बस आप ये रखें कि अगर ये नहीं तो ये तो कर ही लूंगा। तो ऑप्शन बी रखना कोई कमजोरी नहीं है, ऑप्शन बी रखना बल्कि मजबूती है। जैसे कि सर भी बता रहे थे, बहुत सारा काम किए हुए सर, और सर को कॉन्फिडेंस था कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ दूसरा तो कर ही लूंगा। अब मेरे अंदर भी ये चीज है कि मैं भी सब इंस्पेक्टर बना हूं, आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर ये नहीं किया तो उड़ाना ये अकेडमी तो है ही ऐसा। तो ये ऑप्शन में लेके चला था, जिससे मैं ऑप्शन ए को इतना मजबूत किया कि भगवान की दया से बहुत अच्छा रैंक भी आया, बहुत अच्छा पहला प्रेफरेंस अपन सेलेक्ट भी हुए हैं। तो वही चीज है, आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ऑप्शन बी जो है वो आप सेकंड प्रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं सर इंटरव्यू को। आपका मैं बीच में बोल पड़ा, मेरे को ऐसा स्ट्राइक किया अचानक से कि वाकई में ये है करके। जी सर, इसमें मैं एक पूछूंगा सर, एक जो मेरे को भी 28 अक्टूबर को जब अपना वही मतलब 10:45 या 11 बजे करीबन रिजल्ट आया था हम लोग का। जी। उस समय क्या कर रहे थे आप? एक्चुअल में जब रिजल्ट आया तो मैं अभी घर बनाया हूँ। जैसे आप लोगों से बातचीत होता था तो मैं कहता था कि मेरा मकान बनना शुरू हुआ है, उसमें तराई करनी है, पानी डालना है, और मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, नहीं कर पाते हैं, और मैं यहाँ पर जो है आमरण अनशन में बैठा हूँ। इस तरह ऊपर भी आएंगे सर, है ना, इस तरह की बातें होती थी। तो जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन घर कंप्लीट, मतलब स्लैब वाला काम हो चुका था, और कुछ जो राजमिस्त्री लोगों का काम छूटा था, मैं करनी और सीमेंट से वो काम कर रहा था थोड़ा सा। और उसमें फिर फोन आया मेरे पास में रायपुर के किसी मीडिया कर्मी का कि सर आप कहाँ पर हैं, क्या आपको पता है कि रिजल्ट निकल चुका है? तो मुझे कितने बजे पता चला सर आपको? मतलब रिजल्ट अपलोड हुआ उसकी 11:05 या 10 मिनट के आसपास मुझे पता चला ये बात। तो मुझे ये तो पता था कि आज 28 तारीख है और आज शाम तक जो है रिजल्ट आना है। मतलब अमूमन हुआ ये है कि रिजल्ट शाम के समय या आफ्टरनून के बाद आता है, तो मुझे भी यही लगा था कि दोपहर के बाद आएगा। तो मैं सुबह अपने काम में लगा था, तो एक हमारे साथी मीडिया कर्मी का फोन आया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सर आपको पता नहीं है तो आप तुरंत चेक करके बताइए। फिर उसके बाद एक के बाद एक लगातार मेरे पास फोन आना शुरू हुआ, और तूता धरना स्थल में मैं वहाँ पर था। जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, जितने भी जान पहचान के बाकी जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और भी स्ट्राइक में थे, फॉरेस्ट वाले थे, जितनी भी जान पहचान हुई थी, सब लोगों का एक एक करके फोन आने लगा। और उसके बाद में कम से कम 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू मेरे पास में फोन आना मतलब वो चलता रहा। जी
अच्छा, मैं भी एक्सपीरियंस सेम रहा था सर। 28 अक्टूबर को जितना फोन और मैसेज आया था उतना जीवन में कभी नहीं आया। सफलता बहुत बड़ी चीज है सर, मतलब जीवन एकदम बदल जाता है। अगले सवाल में आते हैं सर। आप बता रहे थे कि कांकेर में आप बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, और उसके बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहें तो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तैयारी कर रहा था, उसी दौरान कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देने के लिए अंतागढ़ चला गया था। कांकेर का ही एक वो है, विकास खंड है अंतागढ़। वहाँ पर तो सुबह के समय आदत है कि ग्राउंड जाने का, तो मैं वहाँ भी जाता था ग्राउंड। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर की और बस्तर फाइटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इकट्ठा किया और एक साथ ग्रुप में उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसके बाद डिपार्टमेंट के तरफ से वहाँ पर प्रशिक्षण शुरू हुआ कि उनके तरफ से जो है उन बच्चों को, तो फिर उनको भी वहाँ पर मैं सुबह फिजिकल करवाता था। और उसके बाद में फिर कुछ दिनों के लिए सब इंस्पेक्टर का और ये प्रोसेस जो था बस्तर फाइटर का वो रुक गया। तो लगभग मैं 1 साल रहा वहाँ। उसके बाद में मैं वापस कांकेर आ गया, फिर से तब शुरू हो गया इसकी तैयारी। तो फिर मैं कांकेर में भी बच्चों को पढ़ाता था, और कांकेर में हमारे और भी साथी थे जो पूर्व सैनिक साथी थे। हम लोगों का हर एक जगह में लगभग हर जिले में एक निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए सेवा दे रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक। तो वैसे कांकेर में भी हम लोग दे रहे थे। तो उसके तहत हम लोगों ने लगभग 65 बच्चों को बस्तर फाइटर की तैयारी करवाए थे। वहाँ पर निःशुल्क फिजिकल और अपना रिटर्न की तैयारी और इंटरव्यू वगैरह के बारे में भी। और हमारे एक पूर्व सैनिक हैं आनंद राम नेताम करके, जो तहसीलदार हैं आज के दौर में, उस समय वो कांकेर में पदस्थ थे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि किस तरीके से मतलब वो इंटरव्यू वगैरह के बारे में सजेस्ट किया, और हमने बच्चों को इंटरव्यू तक की तैयारी करवाए। और लगभग उस समय 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 65 में 29, और 65 बच्चों में से 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उस समय। बढ़िया सर। हमारे यहाँ भी मतलब हमारे यहाँ उड़ान IAS अकेडमी में श्रम विभाग की एक योजना चलती है सर, निःशुल्क कोचिंग के लिए। तो हम लोग भी मतलब निःशुल्क पढ़ाते हैं जी। हमारे जितने भी ब्रांच है छत्तीसगढ़ में, सब जगह ये निःशुल्क कोचिंग वाली जो स्कीम है उसको अपन मतलब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम लोग को है ना ये चीज़ का प्रभार मिला हुआ है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं सर हमारे यहाँ भी निःशुल्क, जैसे आप बता रहे थे, आप भी करवाते थे। सर इसमें मैं ये पूछूंगा आपसे सर कि लंबे चरण के दौरान मतलब कई बार ऐसा हुआ कि अब रिजल्ट आएगा, फिर कभी ऐसा लगता था कि नहीं पेपर रद्द हो जाएगा, फिर कभी लगता था कि अब रिजल्ट आ जाएगा, फिर थोड़ा दिन का डिले हो रहा सर, 14 दिन 90 दिन, फिर 90 दिन ऐसा। तो सर अपने आप को आप मोटिवेट रखने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ऐसा क्या करते थे सर? देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जब चीजें अपने हाथ में ना हो सर, अभी भी एक काटूंगा सर आपकी बात, फिर आप सर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 341 पदों के लिए भर्ती आई जी। अब बच्चे इतने पेशेंट, मतलब जो विद्यार्थी इतने पेशेंट मतलब मेरे को नहीं लगते हैं कि सर नहीं आ रहा है। तो अभी इस समय अपने धैर्य को थामे रखने के लिए और पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए, और आपने क्या किया था, सब बताइए थोड़ा। देखिए, एक छोटी सी बात है। यदि आप खेत में कहीं चले गए और जिस रास्ते से आप घूम करके गए हैं, है ना, किसी रास्ते से आप घूम करके गए हैं और दूसरे तरफ से कोई छोटा बच्चा देख लेता है और बीच में कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, तो वो बच्चा के पास ये दिमाग नहीं रहता है कि मेरे पेरेंट्स कहीं से घूम के गए, वो सीधा चलना शुरू कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं से घूम करके है और उसमें समय लगता है। और डायरेक्ट हम लोग सिर्फ एक ही चीज को हम लोग फोकस करते हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हमारा जो है सिर्फ जो है भर्ती का प्रोसेस पूरा होना चाहिए, पर गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे काम है और वो सारी चीजें एक प्रक्रिया के तहत होता है। कई बार क्या होता है कि कई चीजें जो है राजनीति भी होती है ना, तो राजनीतिक कुछ कारण भी होते हैं जिसके चलते ये सारी चीजें होती हैं। पर वो प्रोसेस को समझने की कोशिश करें और उसके लिए अप्रोचेस करें, सही जो तरीका है सही तरीके से अप्रोचेस करें
मैं जहां तक समझता हूं कि थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, तो उसको ये समझ के चलिए कि तैयारी मौका के लिए मुझे अच्छा मौका मिला है जी। और मैं अच्छे प्रिपरेशन कर लेता हूं। ऐसा भी अगर जो देखो मौके को, जो विपत्ति को जो है, आपदा को अवसर है ना, आप आपदा को अवसर के तौर पर अगर जो देखे, अगर आप निगेटिव होंगे तो आपका पढ़ाई लिखाई जो है सब हो जाएगा। इसलिए आप सर, पॉजिटिव होकर के इसमें तैयारी ये भी करें। तो है सर कि जैसे हम लोग तैयारी किए थे प्रीलिम्स निकालने में, मेरिट आने में और मेंस निकालने में, उसमें मेरिट आने में हम लोग कितनी मेहनत लगी थी हम लोग जान रहे हैं। मान लो कि जो बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है करके, 45 दिन बाद अगर डेट दे दिया कि तुम्हारा नापजोग होना है, उसके 10 दिन बाद 14 दिन बाद जैसे हम लोग को मिला था प्रीलिम्स होना है, तो मेरे को लगता है सर कि बच्चों को अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर 50 दिन के अंदर प्रीलिम्स होता है तो क्या हम लोग निकालने की स्थिति में है, क्या मेंस अगर होता है उसके 1 महीने बाद तो हम लोग 25-25 सब्जेक्ट की कमांड हम लोग के पास है क्या? क्योंकि पास तो करना नहीं सर, रैंक भी ला लेंगे तब भी कोई दिक्कत मतलब नहीं है, उसमें तो अपने को अंदर आना पड़ेगा, ऐसा रैंक लाना पड़ेगा कि अपन मेरिट में रहे। जी। तो वही चीज है सर कि मैं भी बच्चों को बोलता हूँ क्लास में, वही चीज शायद आप भी बोल पा रहे थे कि अगर अपन लोगों को टाइम मिल रहा है तो अपने को इस तरीके से सिलेबस को तैयार करना चाहिए कि अब हम लोग कटे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार से कंपटीशन इस बार ज्यादा है। 341 पद है सर, 300 मतलब लगभग 600 पद लगभग कम है। बिल्कुल वही सर। तो इसमें सर अगला सवाल ये सर कि ट्रेनिंग के दौरान सर 5 चरण थे सर, मतलब 5 टाइप के इवेंट थे हमारे, अलग अलग इवेंट में अलग अलग तरीके की रणनीति थी सर जी। तो कोई एक आध रणनीति आप शेयर करना चाहेंगे सर जिसमें हम इन लोग का मार्क्स बढ़ जाए, किसी एक इवेंट में मार्क्स बढ़ जाए ऐसा? 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो लोग रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है लेकिन उनको लगता है कि रिटर्न में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो सकती है जी। तो रिटर्न के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात और सिल पर पड़त निशान। तो जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को बार बार करो। अमूमन आप एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एक थोड़ा सा यंगस्टर लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाभी की बहन हो, है ना, और क्या बोलते हैं बहन की ननद हो जी, है ना, इन लोगों से काफी अच्छा वो जान पहचान रहता है, उनको नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि उनसे अच्छा जान पहचान है। वही जान पहचान परिवार के सब लोगों से यदि रखें तो उनको भी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी विषय में आपका अच्छा पकड़ है, संविधान में आपका अच्छा पकड़ है, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेते हैं, है ना। जिनको आप याद करते हैं, जिनसे बार बार मिल रहे हैं, वो आपको याद रहता है। तो जो चीज कठिन लगता है आपको उसको रिवाइज कीजिए बार बार आप जी। जैसे आपको मैथ्स रीजनिंग कठिन लगता है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार हल करके देखिए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा आसान हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आप बार बार करेंगे उसमें 2-3 फायदे ये हैं कि पहली बात तो आप जब मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करेंगे तो एक जो आपको जो क्वेश्चन नहीं पता थे वो आपको कंफर्म हो जाएगा। जिन क्वेश्चनों का आपने गलत आंसर दिया था उसका सही आंसर आपको पता चलेगा, तो आप अपनी गलतियों को नहीं भूलेंगे। तो मॉक टेस्ट जो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मॉक टेस्ट से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं जी। सही है सर। इसमें ये भी है ना सर कि अपने को क्रिकेट के सारे नियम पता है, बहुत अच्छे से पता है, वाइड बॉल क्या होती है, नो बॉल क्या होती है, कि तकनीकी शब्द सारे पता है, उसकी व्याख्या पूरी आती है, लेकिन मैदान में खेलना ही नहीं आता तो उसका मतलब नहीं है। तो मैं वैसे ही एग्जांपल देता हूँ बच्चे लोग को भी क्लास में सर कि आपको क्रिकेट के सारे नियम पता है लेकिन आप मैदान में उतरोगे तो मैदान में उतरना क्या है कि आप सब बड़े सारी चीज हो लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही चीज़ सर मेरे को ऐसा लगता है कि 60% प्रैक्टिस होनी चाहिए और 40% रीडिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से कई सारी चीजें होती है सर। जस्ट हम लोग अभी जब बाहर में डिस्कस कर रहे थे 2 बच्चियों से, वही बता रहे सर तुक्का हम लोग का, वो तुक्का उनका इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस में कमी की है सर, प्रैक्टिस कम हुई है उन लोग की। तो वही है सर कि हम लोग के जैसे कि हमारे एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं थी, तो कई लोग ऐसे थे जिनका 20 तुक्के में 12 सही हो गया, कई लोग ऐसे थे जिसका 20 तुक्के में 8 सही नहीं हुआ है। प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है सर वाकई में। आप जैसे कि मेरे को बता रहे थे सर कि
उड़ान के बारे में आप बता रहे थे जी। कि उड़ान में भी आप टेस्ट सीरीज देते थे करके, जी। तो थोड़ा कोई उड़ान का योगदान अगर आप साझा करना चाहें तो सर। देखिए, मैं 2018-19 में जब 18 में रिटायरमेंट लेकर के आया और आते ही अपना पीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया। उस समय कांकेर में अपना लोकल वहाँ पर कोचिंग सेंटर में मैं जाता था पढ़ने के लिए जी। और उसके बाद में फिर मैं रेलवे का एग्ज़ाम दिया, तो बस कुछ ही नंबरों से मेरा नहीं हुआ, उसमें स्टेशन मास्टर वगैरह का पोस्ट था। तो उस समय मैं उड़ान का टेस्ट सीरीज और वो अपना यूट्यूब वगैरह से देखता था बहुत, मतलब मेरा कहना चाहिए कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उससे मैं पढ़ाई करता था, जिसमें से उड़ान भी एक है। और उस समय भले मैं सफल नहीं रहा, हाँ। लेकिन आज जो मैं सफल हूं कहीं ना कहीं उड़ान जो इंस्टीट्यूट कभी छोटा मोटा योगदान है। हाँ, नहीं बिल्कुल है योगदान जी जी, बिल्कुल इसमें सर एक चीज और था मेरे मन में आ रहा है ये कि, और वो सबके मन में आता होगा, 950 लोग का सिलेक्शन होना था, 1375 में 950, 1436 हो गए थे बाद में, तो 975 लोग का सिलेक्शन होना है। उन सभी में किसी को ये मोटिवेशन नहीं आया कि मैं अपनी भर्ती को बचा लूं और कोई ऐसा काम करूं कि मेरा रिजल्ट निकल जाए। आपने उस समय ये डिसीजन लिया कि मैं आम मनोरंजन में बैठ जाऊंगा। अच्छे सर जो हम लोग, जैसे कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं और भी बहुत छोटे आपसे लोग, हम लोग के अंदर भी ये हिम्मत उस समय आई नहीं कि हम लोग आम मनोरंजन में बैठ जाते हैं। तो सर ये हिम्मत कैसे जुटाई थी आपने? क्योंकि मैं आपको डेली देखता था, अरे यार सर को कुछ दिक्कत मत हो जाए यार, सर को कुछ हो मत जाए, ऐसा। तो ये कहाँ से आया था सर? ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि आपको स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। और मैं ये चीज जानता हूँ, और मैं फौज में रहा हूँ, तो हमारे यहाँ यदि ये होती है बात कि अगर किसी को हम कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन खुद देना होता है। तो भरोसा लोगों के ऊपर तब जागेगा जब खुद आकर के करना पड़ेगा। और हमने जो चीज सीखा है, फौज में सीखा है, जिस तरीके का परिवेश मिला है, माहौल मिला है ना, तो उसमें क्या होता है कि खुद करके दिखाओ, है ना, तो तब लोगों का भरोसा जागेगा। और आप यदि कहेंगे कि आप करो, पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा है। तो जी सर, मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं, और ये बात बहुत पहले से मतलब सोच के रखा था कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये सारा हमें सफलता नहीं मिलेगा, तो एक आखिरी हम लोग जो है इसके लिए आमरण अनशन के तरफ अप्रोच करेंगे। और आपको पता है, भावेश को पता था ये बात पहले से, और मेरे कहने से पहले ही भावेश बोल दिया था कि नहीं, आमरण अनशन भैया रखेंगे करके। अच्छा। तो वो बात तो था पहले से ही, और फिर उसके बाद फिर मैं आमरण अनशन के लिए तैयार। आपके आमरण अनशन में बैठने थे सर, मतलब जो मैं नोटिस किया, हम लोग तो उम्मीद खो दिए थे, मतलब आप क्या करेंगे, हर चीज तो कर रहे हैं, अब क्या करें करके। फिर आपके आमरण अनशन में बैठने से सबको इतना मोटिवेशन आ गया था कि नहीं, जब इतना मतलब इतनी एज में रहने के बाद व्यक्ति आमरण अनशन में बैठ गया हमारे रिजल्ट के लिए, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है करके। तो सर वो जो टूटी हुई हिम्मत थी ना, वो मेरी तो व्यक्तिगत तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि जुड़ गई थी। मैं यहाँ से क्लास लेता था, काम वहां मेरा कुछ नहीं था सर, ज्यादा काम नहीं था, छोटा मोटा जो काम आता था सामने में कर देता था, लेकिन मैं जाता था आपका मनोबल बढ़े करके। मैं क्लास लेता था, तुरंत अब जाता था आपको दिख जाऊं करके, नहीं मैं भी हूं यहाँ पर बोल के। तो एक आध रात भी वहां पर मैं गुजारा था। लेकिन सर आपका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब आपका मैं अगर 1000 धन्यवाद भी करूंगा तो कम है सर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर तो मैं भी बनाऊं जैसे आप बोले। तो नहीं, इस विषय में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भले ही मैं वहां आमरण अनशन में बैठा था, लेकिन मैं अकेला इस करना चाहिए संघर्ष में, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। और जितने भी हमारे साथी थे, जो भी भाई बहन थे हमारे, उन सबके योगदान से हम लोग सफल हुए हैं। देखो, पहले हम लोग कैंडल मार्च करते थे या और भी कोई चीज करते थे कि ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और हम लोगों का जो संघर्ष है, हम लोगों का दर्द है, सरकार समझे। लेकिन उसमें होता था कि बहुत दूर दूर से हम लोग आते थे, और फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन हम लोगों का रुकने वगैरह का सब दिक्कत रहता था, तो चले जाते थे। तो ये चीज हमको पता था कि इस वजह से हम लोग कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को। तो आमरण अनशन जो हम लोग रखे थे, तो आमरण अनशन रखने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जो दूर दूर से
लोग आ रहे हैं उनको कंटिन्यू वहां पर स्टे करने के लिए जगह मिले, और स्टे करेंगे तो फिर पार्ट बाय पार्ट जो भी एक्टिविटीज हम लोगों ने किया अलग अलग, जैसे मुंडन संस्कार किया हम लोगों ने, ब्लड डोनेशन किया, सफाई किए, ये भिक्षावृत्ति की, ये सारा चीज संभव क्यों हो पाया? क्योंकि हमको एक कहना चाहिए लॉन्च पैड मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया वहां पर तूता में कि हम यहाँ पर रह करके और भी बहुत सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। यदि हम लोग वहां नहीं बैठते तो लोग जो है आते एक दिन और फिर चले जाते और हम लोग तूता में रुकने से ये हुआ कि लोगों को, हमारे साथियों को रुकने के लिए जगह भी मिला। और मैं ये हमारे सभी साथी जितने भी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम लोग सफल हुए हैं। इसमें मेरा अकेले का कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला, हाँ ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे जो साथ दिया जिसके वजह से हम लोग सफल हुए, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जो भी बोलो सर आप, लेकिन बड़ा योगदान आप भी का था इसमें सर। एक चीज ये भी था सर कि अभी हम लोग की ट्रेनिंग चालू नहीं हो पा रही है, जो भी कारण है। आपको क्या लगता है सर, अगर कुछ आपके पास जानकारी हो कि हम लोग की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? आपको अगर ऐसा कुछ जानकारी हो तो सर शेयर करेंगे हम लोग का, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ना केवल अभी जो तैयारी करने वाले हैं साथी मेरे वो, बल्कि जो अपने साथ सेलेक्ट हुए हैं वो भी देखेंगे सर। कब चालू हो सकती है सर हमारी ट्रेनिंग? देखो, मुझे ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कुछ चीजें मैं बता सकता हूं कि जैसे हम पिछली भर्ती को देखते हैं तो मिनिमम 3 महीने के बाद ही उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था। रीजन ये है कि बाकी और सारे जॉब है उसमें ज्वाइनिंग के लिए जो चीजें होती हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट का इसका कुछ अलग रहता है। पुलिस विभाग का ये होता है कि अभी वेरिफिकेशन होना होता है और फिर उसके बाद मेडिकल्स होना होता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चरणों में ये सारा चीज वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर पुलिस हेडक्वार्टर भेजते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर उन सारे चीजों को अपना करके फिर उनको आदेशित करते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो यदि सबको एक साथ हमको करवाना है प्रशिक्षण में, मैक्सिमम गवर्नमेंट चाह रही है कि मैक्सिमम लोगों का एक साथ शुरू हो जाए, जो बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, मेडिकल कंप्लीट हो जाए, ये चाह रही थी सरकार जी। इसी दौरान हमारे डीजीपी साहब की बदली हो गई है ना, तो वो भी एक कारण रहा है। एक तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, दूसरा इसी दौरान डीजीपी साहब की बदली हो गई है ना। अब ये दोनों चीज होने के बाद इस बीच में फिर आचार संहिता, चुनाव भी आ गया, हमारा आचार संहिता लग गया, चुनाव भी हो गया जी सर। तो चुनाव खत्म होगा, अभी आचार संहिता खत्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसके बाद में हम लोगों की ज्वाइनिंग बिल्कुल मेरे हिसाब से फरवरी फर्स्ट वीक में हमको पता चल जाना चाहिए। मार्च फर्स्ट वीक, सॉरी हाँ, मार्च फर्स्ट वीक में हमको पता चल जाना चाहिए कि हमारी ज्वाइनिंग कब हो रही। रीजन इसका ये है कि यदि सरकार डिले करना चाह रही भी होगी, मैं तो नहीं समझता हूं कि सरकार चाह रही करके, तो अगर नहीं चाह रही है तो जनवरी में मार्च में निकल जाएगा, और अगर चाह भी रही होगी तो अब सरकार के पास बहाने नहीं बचे हैं कि और किसी कारण से इसको डिले किया जाए। जी जी सर। तो मार्च फर्स्ट वीक में बिल्कुल हो जाएगा जी सर। सर बहुत सारे लोग अभी पुलिस विभाग की तैयारी में लगे हुए हैं सर। ज्यादातर पुलिस विभाग की भर्ती अभी सामने है सर, जो डुएबल है। तो हमारे उड़ान आईएएस अकेडमी में भी लगभग 1000-1500 विद्यार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सर आपके बारे में कोई ऐसी बात आपकी जर्नी से रिलेटेड कि आप 19 साल की उम्र में फौज में चले गए थे, आपका संघर्ष से रिलेटेड जो आप बात बच्चों को बताना चाहें जिससे वो रिलेट करके मोटिवेट हो सके, तो सर आप जो शेयर करना चाहें अपने बारे में आप शेयर कर सकते हैं सर। मैं एक चीज करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं अपने लाइफ में क्या करने वाला हूँ। डिसाइड नहीं था कुछ भी, और एक्चुअल में कि मैं कम उम्र में पढ़ने चला गया था। बाकी बच्चों के बनस्पत मेरा एज कम था, लगभग 1 साल 1.5 साल छोटा था, मतलब जल्दी चला गया मैं पढ़ने के लिए। अब जल्दी चला गया तो थोड़ा सा अपने क्लास के जो बच्चे थे उनमें मैं छोटा था,
तो छोटा होने के वजह से फिजिकल एक्टिविटी में उनके साथ में मैं कम रहता था। अच्छा। बच्चे जैसे कबड्डी खेल रहे और कुछ खेल रहे तो मैं दूर हो जाता था, मतलब डर लगता था थोड़ा कि ये लोग मेरे से बच्चे बड़े हैं करके। बड़े हैं। तो मैं 8th क्लास तक के कोई स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं स्कूल लेवल में। 9th क्लास में जब गया तो हायर सेकेंडरी स्कूल दुधावा में चला गया। तो 9th क्लास में कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनके साथ में काफ़ी अच्छा मेरा मतलब तालमेल था और बहुत पसंद करते थे। मेरी मार्चिंग अच्छी थी उस समय। तो स्कूल का कहीं बाहर स्कूलों में कार्यक्रम होता था, टूर्नामेंट वगैरह होता था, तो स्कूल का फ्लैग पकड़ने के लिए मेरे को लेके जाते थे। बस फर्स्ट डे और लास्ट डे मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करता था, बाकी टाइम हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उनके साथ रहता था। तो एक वाकया हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। तो उनके साथ में मैं रहता था, जितने भी वो टूर्नामेंट से रिलेटेड फाइल वाइल है उनके साथ में पकड़ के मैं सर के साथ चलता था। और एक लड़के का था 1500 मीटर का रनिंग था, उसके लिए नाव में अनाउंसमेंट हो रहा था। और सर बोले कि वहीं पर जहाँ टूर्नामेंट हो रहा था वहीं पर हॉस्टल में हम लोगों का स्टे था जी। तो सर बोले कि उसको ढूंढ के लाओ। मैं उस लड़के को ढूंढते गया रूम में, तो देखा कि वो बुखार था काफ़ी उसको और सोया हुआ था। मैं वापस आ करके सर को बताया कि सर उनको बुखार है और वो नहीं आ सकते हैं। तो सर बोले कि ऐसा करो, ये दवाई उसको खिला करके आ जाओ, उसका तबीयत ठीक है नहीं है तो नहीं दौड़ेगा। और मैं वापस गया और जो हमारा साथी था उनको दवाई खिलाया और उनको बोला कि आप नहीं दौड़ेंगे। उसके बाद में मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि मैं उसका जो स्पोर्ट्स का कॉस्ट्यूम था वो ले लिया और टी शर्ट और वो निकर वगैरह ले करके आ गया और सर से रिक्वेस्ट किया कि सर वो तो नहीं दौड़ रहा है, उसकी जगह खाली जाएगी तो क्यों ना मैं उसकी जगह में दौड़ूं। तो बाकी जो और भी दूसरे स्कूल के सर लोग थे वो लोग थोड़ा देर हंसे, उसके बाद फिर बोले नहीं नहीं सर दौड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी हम लोग भी मेंशन कर देंगे, उनका नाम काट के इनका लिख देंगे। ऐसा हुआ और उस दिन मैं जो है उसमें रनिंग के लिए 1500 मीटर की दौड़ में पार्टिसिपेट किया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे दौड़ने का जीवन में, और उस दिन मैं दौड़ा और इतना दौड़ा कि मैं उस रेस को टॉप किया और तब से आज तक दौड़ ही रहा हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से वो जो सर हैं बाबूलाल साहू जी आज भी वहीं पर पढ़ाते हैं सर, है ना, और उनको शायद ये बात पता नहीं होगा कि उनके हाथ से कितना बड़ा काम हो गया और मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो कभी कभी गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो वहां से मेरा रनिंग शुरू हुआ। उसके बाद में जब 11th क्लास में था 99 में जी कारगिल वार हुआ। तो 99 में कारगिल वार हुआ। 2000 में हमारे स्कूल में एक सर थे अशोक यादव सर, उन्होंने कारगिल युद्ध का जो डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, उस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं पार्टिसिपेट किया कि किस तरीके से सैनिक लोग लड़े। और वहां से जो पिकअप लिया मैंने, और एक साथ हमारे स्कूल, मैं ही नहीं हमारे स्कूल के एक साथ मेरे ख्याल से 7-8 जो है हमारे साथी लोग एक के बाद एक जो है आर्मी में चले गए। और वो था वो मतलब एक मोटिवेशन मिला उससे और मैं आर्मी में चला गया। अच्छा, तो सर आर्मी से आने के बाद, खैर ये बात अपन लोग किए भी हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आप ये पुलिस की तो ज़रूरतें कम नहीं होती, आप बताएं, ज़रूरतें सबकी रहती है। सर हमारे बच्चे अभी, मतलब मैं जितना देखता हूँ, ऐसा क्यों होता सर कि जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, पीएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, इन लोग को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे जो पुलिस विभाग की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार। मतलब इसको, ये समीकरण मेरे मन में नहीं बैठता है, और आपके बैठता है तो आप शेयर करेंगे सर कि बार बार इनको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये तो और रियल मोटिवेशन क्या है सर? रियल मोटिवेशन क्या है? देखो, रियल मोटिवेशन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में, आप किसी को कहें धक्का लगा दीजिए, वो धक्का लगा देगा, आपकी गाड़ी चालू हो गई। हाँ। दूसरी बार बोलेंगे संभवतः दूसरी बार भी या तीसरी बार भी धक्का लगा देंगे, लेकिन चौथी बार नहीं लगाएंगे। उसका रीजन ये है कि मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि जब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आपकी गाड़ी को धक्का लगाए ना, तो आपका अल्टरनेटर ठीक हो जाना चाहिए और आपका गाड़ी सेल्फ स्टार्ट शुरू हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करवा लो। कहने का मतलब ये है कि
जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है या पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, जो भी हैं अपने बड़े भाई लोग हैं, वो ये धक्का लगाने वाले हैं कि आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो उसके बाद में आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेट होंगे तभी आप सक्सेस होंगे। किसी के कहने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर अपनी परिस्थिति से मोटिवेट होना, बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। हम लोग एक्चुअल में कि हमने जो गोल सेलेक्ट किया है उसको हम भूल जाते हैं, है ना। तो उसके लिए हमको ऐसा कोई तरीका बनाना चाहिए कि हमको वो हमारा गोल याद आए। तो हमारा स्टडी टेबल के सामने लिख करके रखो कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है। आप आजकल मोबाइल फोन चलाते हैं तो उसका वॉलपेपर में रखिए, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है करके अपना गोल, ताकि आप जब भी स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल यूज करना चाहें तो आपको अपना गोल पहले याद आना चाहिए, रील्स बाद में। तो ये एकदम नेचुरल थिंक है कि आपको जैसे जैसे चीजें याद आएंगी, आप मैं समझता हूं कि आपके जितने नोट्स हैं उसके ऊपर अपने गोल को एक स्टिकर बना करके चिपका दीजिए। ऐसे तमाम चीजें कुछ दिनों के बाद में ये आपके हैबिट में आ जाएगा, और हैबिट में आने के बाद में आपका जो गोल है वो सपना बन जाएगा। फिर ये आपके दिमाग में एक बार जो छप गया, उसके बाद आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। और परिस्थितियां जिस तरीके से सेल्फ मोटिवेट करती हैं वो तो फिर उसका अलग ही तरीका है। जैसे मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मैं तो सर अपनी परिस्थितियों से ही मोटिवेट रहा हूं हमेशा। किसी दूसरे का मोटिवेशन की जरूरत पड़ी भी नहीं कि ये नहीं तो और कहाँ जाऊंगा, फिर ये नहीं लगा तो फिर क्या ही करूंगा करके जी। तो आशा करता हूं आप लोग को सर की बातें अगर आप लोग के जीवन में कुछ काम आ सके, तो आप लोग, अगर आप लोग को ऐसा लगा होगा कि इसको देखने के बाद कि सर के द्वारा बोली गई बात हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि इतनी एज होने के बाद भी हम लोग दोबारा तैयारी को कैसे वापस आए, दोबारा कॉपी पुस्तक वाली जीवन को कैसे जिए, दोबारा जो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ चुके हैं दोबारा कैसे कम बैक करें, अगर मोटिवेट आप हुए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे आप लोग को, मैं आशा करता हूँ आप लोग हुए होंगे, तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा। ऐसे ही मैं आप लोग के जी अंत में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप 10 घंटा स्ट्रेस में रह करके पढ़ाई करते हैं, उससे अच्छा है कि आप 4 घंटा फ्रेश माइंड से पढ़ाई करें। ये ज्यादा जरूरी है आज के इस भागदौड़ भरी जो समय है उसमें, कि आपका नींद पूरा होना चाहिए। अच्छी तरीके से नींद पूरा कीजिए। जहां आप 10 घंटा का टारगेट लेकर के रखे हैं तो टारगेट वाला पढ़ाई मत कीजिए, फ्रेश माइंड से पढ़ाई कीजिए। कई बार बोलते हैं पढ़ने का अच्छा टाइम कौन सा है? पढ़ने का अच्छा टाइम वो है जब मन करे। बोला सर मेरा तो मन ही नहीं करता, तब मैं कब पढ़ूं? तो उसके लिए आपका गोल है। फिर जो चीज पसंद नहीं है उसको पसंद बना लो, तो आपका गोल क्लियर होगा। जी सर, मेरा भी मानना यही है लगभग। भले आप ये जो बहुत पढ़े, लेकिन मेरा भी विचार लगभग यही है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो सर के द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होगी। इस सीरीज, ये जो पॉडकास्ट सीरीज है हमारा, ये दूसरा पॉडकास्ट था, इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। आप भी इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।